नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। सीमा पर सशस्त्र बल सतर्क, कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने किया उल्लंघन। विदेश मंत्रालय ने कहा, सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट। केंद्रीय गृह सचिव ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ हुई बैठक। आईबी के निदेशक भी बैठक में हुए शामिल। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति के बाद प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाध्यक्ष हुए शामिल। और सरकार का फैसला, भविष्य में किसी भी आतंकी कार्रवाई को माना जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। विदेश मंत्री ने भी कहा, आतंक के खिलाफ भारत का रुख दृढ़ और अडिग। और आप खबरें विस्तार से। सीमा पर भारतीय सेना पूरी तरह से सतर्क है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने पर बनी सहमति के बाद कल रात पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल रात प्रेस वार्ता कर कहा कि एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान ने आपसी सहमति का उल्लंघन किया है। विदेश सचिव ने साथ ही कहा कि सशस्त्र बल स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ नियंत्रण रेखा पर उल्लंघनों की पुनरावृत्ति की किसी भी घटना से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। गृह सचिव गोविंद मोहन ने पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। सूत्रों ने बताया कि उन्हें अलर्ट रहने और सीमा पार से किसी गोलीबारी से निपटने और अपने क्षेत्रों में नागरिक रक्षा तंत्र को सक्रिय करने को कहा गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोके जाने की घोषणा के बाद ये अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली स्थित आवास पर एक बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाध्यक्ष शामिल हुए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव भी मौजूद रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रोकने की सहमति की घोषणा के बाद ये अहम बैठक हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर को भारत ने नाकाम कर दिया है। इस प्रोपेगेंडा वॉर के पीछे पाकिस्तान का मकसद अपने झूठ को फैलाना और भारत के हाथों मिल रही जोरदार मार का सच दबाना है। लेकिन भारत सटीक जानकारी देकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय सेना के हाथों अपने तमाम हमले नाकाम होता देख पाकिस्तान अब जंग में झूठ के सहारे लोगों को बरगलाने में जुटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर वार करने के बाद भारत अब पाकिस्तान की तरफ से छेड़े गए प्रोपेगेंडा वॉर से भी सफलतापूर्वक निपट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने पुरानी तस्वीरों और वीडियो को हालिया जंग से जुड़ा बताकर पेश करना शुरू किया है, जबकि हकीकत से दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। पाकिस्तान के एक समाचार चैनल AIK न्यूज के लाइव टीवी प्रसारण में एक वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया है, जबकि पाकिस्तान का ये दावा पूरी तरह झूठ है। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इस खबर को फर्जी बताया है। PIB के मुताबिक ये वीडियो राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने का है। ये भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति से संबंधित नहीं है। इसी तरह की वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नगरोटा एयरबेस पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है, जबकि PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस खबर को फर्जी बताया है।
पीआईबी के मुताबिक ये काफी पुराना वीडियो है जिसे मूल रूप से अक्टूबर 2024 में इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। ऐसी एक पोस्ट में भटिंडा एयरफील्ड को नष्ट करने का दावा किया गया है, जबकि भटिंडा एयरफील्ड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसके साथ ही एक भारतीय वायुसेना के विमान दुर्घटना की खबर भी फैलाई जा रही है, जबकि ये खबर भी सरासर झूठ है। पीआईबी की टीम ने बताया कि वायरल हो रहा ये वीडियो भारतीय वायुसेना के एक जगुआर विमान का है, जो मार्च 2025 में एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान अंबाला में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसी तरह की वीडियो को दिखाकर ये कहा जा रहा है कि एक भारतीय पायलट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ऊपर लड़ाकू विमान से निकलकर कूद गया है। एक दूसरे वीडियो में भारतीय महिला वायुसेना पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह को पाकिस्तान में पकड़ लिए जाने का फर्जी वीडियो भी जारी किया गया है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने अपनी जांच में इन दोनों खबरों को पूरे तरीके से फर्जी बताया है। एक वीडियो में हिमालय क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भारत के 3 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर भी दिखाई जा रही है, जबकि पीआईबी ने अपनी जांच में इस खबर को फर्जी बताया है। पीआईबी के मुताबिक ये तस्वीर 2016 की है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर ड्रोन हमला किया है, जबकि ये खबर भी पूरी तरह से फर्जी है। सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट में एक भारतीय चौकी को नष्ट करने का भ्रम भी फैलाया जा रहा है। पीआईबी ने अपनी जांच में इस दावे को फर्जी पाया और साथ ही इसके ऑपरेशन सिंदूर के बाद की किसी गतिविधि से संबंधित नहीं होने की भी बात कही है। इसी तरह अल जजीरा इंग्लिश ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट में जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हवाई अड्डे के आसपास करीब 10 विस्फोट होने की बात कही थी, जबकि ये खबर भी गलत है। एक निजी मीडिया चैनल द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि दिल्ली मुंबई एयरलाइन मार्ग पर सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हैं, जबकि पीआईबी ने इस खबर को फर्जी बताया है। इसी प्रकार सोशल मीडिया पर जयपुर एयरपोर्ट पर विस्फोटों की आवाज सुनाई देने वाले वायरल दावे को लेकर जयपुर के जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट ने बताया है कि ये खबर तथ्यहीन और भ्रामक है और जयपुर एयरपोर्ट पूर्ण रूप से सुरक्षित है। सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान द्वारा किए गए साइबर हमले के कारण भारत का 70% बिजली ग्रिड खराब हो गया है, जबकि फैक्ट चेक में ये दावा पूरी तरह से फर्जी पाया गया है। एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद भारतीय सैनिक रो रहे हैं और अपनी चौकियां छोड़ रहे हैं। पीआईबी के मुताबिक ये वीडियो 27 अप्रैल को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था और इसका भारतीय सेना से कोई संबंध नहीं है। इसी बीच विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए फर्जी खबरों से दूर रहने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी एजेंसी द्वारा लगातार झूठे दावे किए जा रहे हैं। The claim about the Air Force station in Sirsa being destroyed, completely false, as you've seen. The claim about the Air Force station in Suratgarh being destroyed, completely false again, as you have seen. There's a claim that has been made that the S-400 base at Adampur was destroyed, completely false once again. Claims have been made about large sections of Indian critical infrastructure, power systems, cyber systems, etc. being attacked and destroyed, completely false. I would urge all of you and all those who watch this not to be misled by this tissue of lies that is being peddled by the Pakistani state for obvious purposes. पीआईबी ने भी लोगों से गलत सूचना के झांसे में न आने का मशवरा दिया है और कहा है कि किसी भी वीडियो को शेयर करने से पहले इसकी पुष्टि करें। पीआईबी के मुताबिक सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए पाकिस्तान में ऐसे कंटेंट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पीआईबी ने लोगों से भ्रामक जानकारी से बचने और प्रामाणिक जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थिति के बीच सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस की बाढ़ से आ गई है। ऐसे में पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि भारतीय सेना बल या मौजूदा स्थिति से जुड़े संदिग्ध वीडियो से सावधान रहें। ये मैनिपुलेटेड वीडियो हो सकते हैं, इसके झांसे में ना आए, इसे शेयर भी ना करें। पीआईबी ने कहा कि अगर आपको किसी पोस्ट पर संदेह है तो पीआईबी फैक्ट चेक को रिपोर्ट करें। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने इसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी
जारी किया है। बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स एक। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। अब आराम से पेमेंट करो, मेरे अकाउंट से हो जाएगा। तुझसे मांग तो लेती हूँ, तू कहाँ जा रही है? मम्मा, घर के बड़े हो, मांगने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अपनों को दीजिए बिना बैंक अकाउंट के भी पेमेंट्स की आजादी, उनकी भाषा में। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली एयरपोर्ट ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर परिचालन सुचारू रूप से जारी है। हालांकि मौजूदा हवाई हालात और कड़े सुरक्षा प्रावधानों के चलते सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स पर इंतजार का समय बढ़ सकता है। एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि अपने संबंधित एयरलाइंस के ताज़ा शेड्यूल के बारे में जानकारी लेते रहें। केबिन और चेक इन बैगेज के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करें। संभावित सुरक्षा देरी को देखते हुए जल्दी पहुंचे। एयरलाइन और सुरक्षा कर्मियों को पूरा सहयोग दें। एयरलाइन या आधिकारिक दिल्ली एयरपोर्ट वेबसाइट के जरिए फ्लाइट स्टेटस वेरीफाई करें। साथ ही यात्रियों को किसी भी जानकारी के लिए सिर्फ ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करने का सुझाव दिया गया है। भारतीय सेना के पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले के बाद उत्तराखंड में भी सभी संवेदनशील स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम और उनके यात्रा मार्गों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टिहरी बांध की सुरक्षा के मद्देनजर यहां तैनात सीआईएसएफ के जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम सहित यात्रा मार्गों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके लिए अर्धसैनिक बल के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही बैंक, चेक पोस्ट और जिले के प्रवेश द्वार पर भी पैरामिलिट्री के जवान और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। टिहरी बांध की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में लगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। शाम को 7 बजे बाद कोई भी वाहन नहीं चलेगा। उसमें 7 से 7 वाहन चलेंगे और उनकी भी जो प्रॉपर चेकिंग होती है, सीआईएसएफ पूरी चेकिंग कर रहा है उसमें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम को लेकर अटकलें अब तेज हो गई हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के सामने बगैर किसी शर्त के बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन के साथ होने वाली ये बातचीत इस महीने की 15 तारीख को इस्तांबुल में होगी। पुतिन के इस ऐलान के बाद अब दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की संभावना काफी बढ़ गई है। इससे पहले अमेरिका लंबे समय से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम कराने के लिए प्रयास करता रहा है। वहीं इस मामले में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार से 30 दिन का बिना शर्त युद्ध विराम लागू करने की अपील की है, ताकि शांति वार्ता की राह खोली जा सके। ज़ेलेंस्की ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर रूस इस प्रस्ताव को ठुकराता है तो उस पर आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े नए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का नया दौर ओमान में आज से शुरू हो रहा है। यह वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खाड़ी देशों की यात्रा के ठीक पहले हो रही है।
ओमान की मध्यस्थता में रोम में 3 मई को होने वाली चौथे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ओमान ने वार्ता के लिए आज की तारीख का प्रस्ताव किया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया था। राष्ट्रपति ट्रंप 13 मई से सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। रियाद में उनकी खाड़ी सहयोग परिषद के नेताओं से मिलने की संभावना है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच अमृतसर के जिला मजिस्ट्रेट ने 5:24 पर सुबह के बिजली आपूर्ति फिर से बहाल करने की जानकारी दी है। हालांकि स्थानीय लोगों को रेड अलर्ट पर रहने की सलाह जारी की गई है। डीसी ने बताया है कि जब सायरन बजेगा वे रेड अलर्ट का संकेत होगा। उन्होंने लोगों को घर पर रहने की और खिड़कियों से दूर रहने की सलाह भी दी है। सलाह में सड़क, बालकनी या छत पर जाने से मना किया गया है। डीसी ने साथ ही कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है और बताया कि सामान्य गतिविधियों को फिर से शुरू करने की सूचना बाद में दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने बताया कि जैसे ही उनको हरी झंडी मिलेगी, इसके बारे में सभी को सूचित किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने कानून पालन सख्त रूप से पालन करने को कहा है। इसी कड़ी में पंजाब के लोगों के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं तीरंदाजी के अलग अलग वर्ग में महाराष्ट्र के नाम 6 स्वर्ण पदक रहे। वहीं खिलाड़ियों ने अपनी जीत की खुशी जाहिर करते हुए भागलपुर की हॉस्पिटैलिटी और यहां की व्यवस्थाओं को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र का शानदार प्रदर्शन सामने आया है। वहीं तीरंदाजी में भी महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक अपने नाम किए हैं। 2-2 पदक जीत कर जा रहे हैं। खेलो इंडिया में कितना उत्साह है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। इस साल मेरी दूसरी खेलो इंडिया है और इस साल दोनों भी गोल्ड, इंडिविजुअल और मिक्स टीम। बहुत प्राउड फील हो रहा है हमारी टीम और महाराष्ट्र के लिए। खेलो इंडिया के बाद अगला गेम क्या होगा और आपकी तैयारी कैसी होगी? अभी तो सबसे पहले हम तैयारी कर रहे 2028 के ओलंपिक के लिए। जो हमारा कंपाउंड राउंड है वो अभी 2028 में ऐड हुआ है और आर्चर में अब तक ओलंपिक को एक भी मेडल नहीं है, तो हम ट्राई करेंगे कि ओलंपिक में सिलेक्ट होने के बाद ज़रूर एक मेडल लाए इंडिया के लिए। भागलपुर आके कैसा लग रहा है आपको? भागलपुर आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। जितना सोचा था उससे तो बहुत अच्छा है। जितना हम लोगों ने सोचा था फैसिलिटीज़ मिलेगी उससे तो कई गुना अच्छे मिल रहे हैं फैसिलिटीज़, खाना, रहना, बाकी सब। खेलो इंडिया का जो आर्चरी है यहाँ पर इनको विश्व स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो है स्पर्धा देखने को मिली और जो सुविधाएं हैं वो भी अंतर्राष्ट्रीय मंच के अनुरूप ही हैं। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, भागलपुर। खेलों की और खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीरंदाजी प्रतियोगिता के स्तर अब काफी ऊंचा हो चुका है। दिल्ली से आए आर्चरी टीम के कोच और खिलाड़ियों का मानना है कि खेलो इंडिया के मंच पर आज देश के शीर्ष तीरंदाज स्पर्धा पर कर रहे हैं। वहीं भागलपुर में बनाया गया आर्चरी रेंज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार के साथ ये खास बातचीत। कंपाउंड मिक्स में ब्रॉन्ज मेडल विजेता टीम आज भी मेरे साथ है। आप दोनों ने कंपाउंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बिहार के साथ एक कड़ी स्पर्धा देखने को मिली, क्या कहना चाहेंगे कि कैसा रहा मुकाबला? अच्छा रहा मुकाबला, अच्छा रहा खेल के। हमें मिक्स टीम मुकाबला पोडियम पे, बाकी ब्रॉन्ज जीत के खुशी हो रही है। खेलो इंडिया के मंच पर आप पहली बार आई हैं या पहले भी कभी? मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है, पर पोडियम पे फर्स्ट एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मेडल भी आया और इतनी मेहनत करी थी तो आना था। आप एक कोच हैं, पहले भी आप बड़े मंच पर खेल चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये सुविधाएं कैसी हैं खिलाड़ियों के लिए? जैसे यहाँ पे भागलपुर के अंदर फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है और ये बच्चों के लिए बहुत एक मोटिवेट चीज़ है, बिहार के भी और पूरे इंडिया के भी। तो इससे बिहार की आर्चरी बहुत बढ़ेगी और इंडिया की आर्चरी बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। जैसे हमें यहाँ की उम्मीद से थोड़ा सा अलग है कि गांव के अंदर थे हम कि मिले फैसिलिटी ना, बट यहाँ पे बहुत अच्छी हमें फैसिलिटी मिली है। ग्राउंड को लेके कहें तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड तैयार किया है हमारी बिहार गवर्नमेंट ने और
सब यहाँ पे बहुत अच्छा है। तो जाहिर तौर पर खेलो इंडिया का ये मंच खिलाड़ियों को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव दे रहा है, बल्कि आने वाले समय में बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहा है। जाहिर तौर पर यह मंच न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक दिलाने में भी कारगर साबित होगा। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, भागलपुर। बिहार के भागलपुर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली झारखंड की तीरंदाज तमन्ना वर्मा अपनी जीत को लेकर उत्साहित हैं। तमन्ना ने कहा कि कुछ दिन पहले ही दादी के निधन होने की वजह से उनका खेल काफी प्रभावित हुआ। हालांकि तमन्ना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीते पदक को अपनी दादी को समर्पित किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के मंच पर हरियाणा को हराकर रिकर्व में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली तमन्ना वर्मा मेरे साथ है, इनसे बात करेंगे। तमन्ना, ब्रॉन्ज मेडल मैच में हरियाणा के साथ हमने देखा कि काफ़ी कड़ी टक्कर देखने को मिली। आप क्या कहेंगी, इस जीत के पीछे आपकी कितनी मेहनत है? हमारी बहुत मेहनत है, मेरे पेरेंट्स की, मेरे कोचेस की, सबने इतना सपोर्ट किया मुझे, तब मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। इनके सपोर्ट के कारण ही मैं आज यहाँ पे हूँ। कोच साहब, आप बताइए कि जब एक युवा खिलाड़ी को आप तैयार करते हैं और खेलो इंडिया जैसे मंच पर जब वो उसका सिलेक्शन होता है, तो उस खिलाड़ी के नज़रिए से आप हमें बताइए कि ये मंच कितना अहम है उनके लिए? बहुत ही अहम है, क्योंकि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा फैसिलिटी या तो इंटरनेशनल लेवल में दिखने मिलता है, या तो अभी जो माननीय मोदी जी स्टार्ट किया खेलो इंडिया का 7वां ये एपिसोड है, और फर्स्ट टाइम खेलने आई है यहाँ पे, और इन्होंने इस स्टेज पे आई हैं, तो बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है। और आशा उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम में हम लोग गोल्ड लेकर अपने राज्य और देश का नाम रोशन करेंगे हम लोग। तमन्ना, इससे पहले आपने नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल जीता है, उसके बाद अब खेलो इंडिया में भी आपका मेडल है, तो आप आगे क्या आपकी रणनीति होगी? गवर्नमेंट खिलाड़ियों को कई मोर्चे पर कई तरह से सपोर्ट कर रही है, जैसे कि टॉप्स की स्कीम है, खेलो इंडिया की स्कॉलरशिप है, आप इसके बारे में कहेंगे खिलाड़ियों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? ये स्कीम नॉर्मल बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा किट बहुत महंगा आता है, उसके लिए घर से हमेशा तो सपोर्ट नहीं मिलता है, पर ये स्कीम आने के बाद बहुत अलग उत्साह, फिर नए इक्विपमेंट्स जो अभी चल रहे हैं वो लेटेस्ट मिलता है। खेलो इंडिया का मंच जहां देश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही अहम रोल जो है साबित हो रहा है इनके करियर को लेके, वहीं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की स्कीम्स ने भी इन खिलाड़ियों को सबलता दिया है, मजबूत बनाया है, ताकि आने वाले समय में बड़े मंच पर जाकर अपने खेल का प्रदर्शन कर सकें। कैमरामैन शिव के साथ मैं सुशील कुमार, भागलपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तैराकी प्रतियोगिता में युवाओं के बेहतरीन प्रदर्शन ने भविष्य में इस खेल में भारत की उम्मीदों को और जगा दिया है। खेलो इंडिया देश के युवा खिलाड़ियों को एक ऐसा मंच प्रदान कर रहा है जो पहले इन्हें नहीं मिल पाता था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 200 मीटर बटरफ्लाई में नया चैंपियन मिल चुका है। इस बार इस समय हमारे साथ विजेता खिलाड़ी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ से बात करने में। आप कैसा प्रतियोगिता था? आप तीनों हमारे साथ हैं, क्या टक्कर थी? हमने देखा था जिस तरह से बहुत ही माइनर टाइमिंग के साथ आप लोगों में डिफरेंस रहा, क्या कहना चाहेंगी? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, एंड 200 बटरफ्लाई इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट इवेंट, और बहुत फ्रैक्शंस में हुआ, इट वाज टू टफ टू विन, और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रैक्शंस में जीतने के बाद भी। आपने रोशनी, आपने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता आपने, व्हाट वुड यू लाइक टू से? I'm very happy for this gold medal and I worked more for this. आप बताइए कितनी तैयारी की थी आपने? आपने 2 पदक जीते हैं, सिल्वर मेडल आपके पास, कितनी तैयारी थी और कैसा कंपटीशन था? कंपटीशन अच्छा था, मेरा 200 बटरफ्लाई इवेंट था और 400 इंडिविजुअल मेडले था, दोनों में सेकंड आई, बहुत माइनर गैप से आया, सो मज़ा आया इवेंट करने में, और नेक्स्ट इवेंट के लिए रेडी है। आपका कौन सा खेलो इंडिया है ये मैं 4th खेलो इंडिया है। 4th खेलो इंडिया है। आप जब से खेलो इंडिया में खेल रही हैं तब से लेके अब तक कितना बदलाव देख रही हैं? बदलाव तो अच्छा है, यहाँ का फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा है, और मतलब लाइक हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं फैसिलिटीज़ और इवेंट्स में, और स्विमर्स भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव अच्छा कर रहे हैं, सो कंपटीशन भी अच्छा हो रहा है। आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, खेलो इंडिया की तरफ से अलग अलग हेल्प मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, क्या ग्राउंड पे भी इक्विपमेंट्स
जो भी मिलते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? स्कॉलरशिप बहुत हेल्पफुल है हम लोग को, इक्विपमेंट्स और सारे इवेंट्स के लिए हम लोग को बहुत हेल्प होता है। हम हर इवेंट के लिए कभी कभी मेडल्स पे भी पैसे मिलते हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल एंड इट्स वेरी मोटिवेटिंग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के स्विमिंग में खिलाड़ियों का उत्साह जमकर नजर आया और खिलाड़ी ये भी मानते हैं कि सरकार से मिल रही स्कॉलरशिप और जो जमीनी स्तर पर जो आधारभूत सुविधाएं हैं इनमें भी बहुत बदलाव आया है, जिसका जो है फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज, गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।